गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर सुरक्षित भी रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ाई के टॉपिक लेकर आए हैं। तो अगर हम आज आप लोगों के फिजिक्स के सबसे पहले पार्ट की बात करें तो उस पार्ट का नाम है गति। अब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि गति क्या होती है। अब गति का मतलब है, अगर हम आम भाषा में एक छोटे से वर्ड का अगर हम कॉमन सेंस से मतलब समझें कि कोई चीज चल के जा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। अब बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है कि चल के जा रही होती है लेकिन फिर भी हम विराम अवस्था कहना शुरू कर देते हैं, कहीं रुकी हुई है, विराम की अवस्था है उसकी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चल भी रही है और गति व्यवस्था, तो कई कंडीशन हमें है देखनी है। तो सबसे पहले हमें जो बात दो आएंगी निकल के कि कब विरामावस्था बनेगी और कब गति की अवस्था बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पहले हमें समझना है, कब विरामावस्था है, कब गतिमान है, मतलब गति कर रही है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो वस्तुएं हैं ए और बी, अगर हम इन ए और बी के बारे में बात करते हैं, इनके हिसाब से हम समझेंगे विरामावस्था है कि नहीं। अब हमने किसी भी टाइम पे हमने इनको देखना शुरू किया कि ए इस जगह पर रखा गया है, बी इस जगह पर रखा गया है। हमने 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, किसी भी टाइम बाद हमने इनको फिर से देखा, ये उसी जगह पर हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई कि ये जहां है वहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये यहां से हट करके यहां आ गए, लेकिन ए और बी इस स्थिति में जैसे यहां दिख रहे हैं हमें, उसी स्थिति में हमें यहां दिख रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा हमें समझना है। और ये जो स्थिति यहां से चल के गई है, इसके लिए एक और पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर सी। अगर हम इसके लिए बात करें तो पहली स्थिति तो हमें क्लियर थी हमारे सामने कि ए और बी पहले भी यही थे, हमने 10 मिनट बाद देखा, 20 मिनट बाद देखा, यही है। मतलब उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया है और समय बदल गया है। समय बदलने का मतलब है कि 10 मिनट निकल चुके हैं, 20 मिनट निकल चुके हैं, जो भी हम बात करेंगे, तो समय के सापेक्ष समय तो बदल गया, उसके हिसाब से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनकी अवस्था कैसी होती है? विरामावस्था होती है। मतलब विरामावस्था क्या बनेगी? जब किसी भी वस्तु में या किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वो विरामावस्था कहलाती है। दूसरी कंडीशन हमने कहा था कि ए और बी यहां से उठ के यहां रख गए। अब मान लो ए और बी के बीच की दूरी ये 10 मीटर है, यहां जाके देखा फिर से वही 10 मीटर। हमने भले इसमें कितना भी टाइम लगा दिया, यहां 2 घंटे अगर हम लगा दें कि भाई 2 घंटे लगे यहां से यहां तक पहुंचने में, उसके बाद भी इनके बीच में पहले भी दूरी कितनी थी? 10 मीटर। अब भी दूरी कितनी है? 10 मीटर। मतलब पहले भी इनकी स्थिति आपस में एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर थी, अब भी इनकी स्थिति आपस में एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम कहें कि ए और बी एक दूसरे के हिसाब से अभी भी नहीं बदले हैं, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, तो हम कहेंगे अभी भी ए और बी विरामावस्था में हैं। लेकिन इसी दूसरी कंडीशन को अगर हम बात करते हैं सी के हिसाब से कि भाई मान लो पहले इनकी दूरी यहां 5 मीटर थी, अब 50 मीटर हो गई, तो पहले 5 थी अब 50 हो गई, मतलब दूरी में बदलाव आ गया। किसी तीसरे पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हमें यह गतिमान होती हुई दिखाई देती है, मतलब इनकी स्थिति में परिवर्तन होता हुआ हमें मिलता है। तो विरामावस्था और गति की अवस्था का जो हमें यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, या अगर हम ये कहें कि हमें यहां से जो परिभाषा मिल रही होती है, उसको हम ये कह सकते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो, जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो,
मतलब वस्तु की स्थिति जैसे पहले थी वही रहती है, तब वह स्थिति विरामावस्था कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी वाली पहुंचते हैं गति की अवस्था पर। मतलब यहां समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो गति की अवस्था में सीधी सी बात है कि भाई परिवर्तन तो होगा। मतलब जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, मतलब उसकी स्थिति में लगातार समय के साथ साथ बदलाव आ रहा हो, उसकी स्थिति लगातार परिवर्तित अगर हो रही हो, तो वो गति की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो शायद विरामावस्था और गति की अवस्था की दोनों की परिभाषा समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार समझ लो, विरामावस्था क्या होती है? जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब जहां पहले स्थिति थी वही स्थिति बाद में भी रहती है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो गति की अवस्था में नहीं है, वो विरामावस्था में है। अगर लगातार उसकी स्थिति में समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है तो वो गति की अवस्था में होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गति की। जो बात आई थी गति अवस्था, ये गति के प्रकार कितने होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार की बात कर रहे हैं, तो एक कह सकते हैं हम नियमित गति, और दूसरी कह सकते हैं हम अनियमित गति। अब नियमित गति और अनियमित गति, इनका हमें मतलब समझना है कि नियमित गति और अनियमित गति का क्या मतलब हो सकता है। अब नियमित के शब्द के हिसाब से अगर हम समझते हैं, यहां का मतलब है समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, और अनियमित में समान समय में असमान दूरी तय करना। समान समय में असमान दूरी तय करना, मतलब पहले वाले का अगर हम मतलब समझें तो हम कह सकते हैं कि भाई मान लो हमने हर बार 10 सेकंड का लिया कि 10 सेकंड में हम देख रहे हैं कि वो 200 मीटर जा रहा है, फिर अगली 10 सेकंड में देखा हमने वो 200 मीटर फिर गया, फिर अगली 10 सेकंड में हमने देखा उसको फिर वो 200 मीटर जा रहा है। मतलब समान समय है हर बार का और समान ही दूरी तय कर रहा है वो। तो इसका मतलब ये है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने का मतलब ये हो जाता है कि उसकी गति कैसी है? नियमित गति है। अनियमित गति का मतलब क्या है? समान समय अंतराल है, मतलब हर बार हमारे पास समय तो 10 सेकंड का ही है, लेकिन अगर हम देखें कहीं तो वो 200 मीटर तक चला गया, कहीं वो 150 मीटर पे रुक गया, कहीं 180 पे पहुंच गया। मतलब हर बार तीनों बार अलग अलग है, मतलब समान समय लिया गया उसके बाद भी वो असमान दूरी तय कर रहा है। उस कंडीशन में उसकी गति जो कही जाती है वो कही जाती है अनियमित गति। तो गति के दो प्रकार हो गए, नियमित गति और अनियमित गति। नियमित गति समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, और अनियमित गति में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमने पढ़े हैं समझे हैं, लेकिन उनकी परिभाषा का थोड़ा सा हमें ज्ञान नहीं होता है।
अब परिभाषा का हमें ज्ञान करना है, मतलब परिभाषा समझनी है। एक पॉइंट है दूरी, पहले इसी की बात करते हैं। ये हम बहुत प्रयोग में लाते हैं कि वो इतना दूर है, इतनी दूरी है। मान लो हम कहने लग जाएं कि भाई यहां से मथुरा तक की दूरी 60 किलोमीटर है, हम कहने लग जाएं 50 किलोमीटर कोई और स्थान है, तो इस जगह के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये दूरी की परिभाषा अगर हमें कहने को लग जाए तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोले। आज हमें इसकी परिभाषा समझो, बहुत छोटी सी आसान सी परिभाषा है। और परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब मान लो कोई भी वस्तु ए, यहां से ए पॉइंट से चलना शुरू किया उसने, और ए पॉइंट से जब उसने चलना शुरू किया, अब रास्ता सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। रास्ते को मान लो रास्ता खूब टेढ़ा मेढ़ा, इस तरीके से रास्ता है। अब इसी रास्ते में उसको ऐसे करके चल के जाना है, और यहां पॉइंट हमारा बी है, जहां उसकी यात्रा का अंत है, मतलब उसका गंतव्य यहां आ जाता है। उसको पहुंचना था ए से लेकर के बी तक। अब उसको ए से लेकर के बी तक जब पहुंचना है, इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो ये जो रास्ता इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ता जो बनाए गए हैं, इस रास्ते पे इस तरीके से चलते हुए जो भी हमें लंबाई मिलेगी, टोटल लंबाई, मतलब हमने क्या लिखा है, पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब ये जो पथ बनाया गया है, जिस पथ पर चल के वो वस्तु जा रही होगी, उस पथ की कुल लंबाई जो होगी वही दूरी कहलाएगी। अब यही चीज होती है। एक आता है बहुत बिल्कुल नया शब्द है आप लोगों के लिए, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? अब मान लो जैसे ये ए से बी तक पहुंचे, हो सकता है इसके अलावा कोई और रास्ता हो, लेकिन विस्थापन में और दूरी में एक छोटा सा अंतर है। और वो अंतर ये है कि जैसे मान लो इसको अगर हम ज्यादा थोड़ा छोटा सा रास्ता बना ले, इस तरीके से, ये ए पॉइंट नाम दे दिया हमने, बी पॉइंट नाम दे दिया, ये इस तरीके से रास्ते पे चल के जाना दूरी कहा जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की वो वाला बिंदु, जहां से अपनी उसने यात्रा को खत्म किया वो बिंदु, उन दोनों बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, वही विस्थापन कहा जाएगा। मतलब कम से कम। अब एक चीज मान लो, आप लोगों को एक रास्ता है, यहां से ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। अब इसके बीच में आपसे कहा जाए न्यूनतम दूरी। अगर आम भाषा में थोड़ा सा दिमाग में समझने के लिए शॉर्टकट देखें, तो शॉर्टकट क्या होगा, इसका सीधे ऐसे होगा। तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये जो हमने लाइन बनाई है, इसकी जो लंबाई होगी वही क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। यहां भी ए पॉइंट मान लिया हमने, यहां बी पॉइंट, ये हमारी इस पर चल के गया था वो दूरी है, लेकिन ए और बी के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन कहलाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो वो यहां से चल के यहां गया, सीधे बिल्कुल रास्ते पे, कोई मोड़ नहीं है, तो यही दूरी है, यही विस्थापन है। ठीक है, तो हमारे पथ के ऊपर निर्भर करता है कि पथ कैसा है। पथ पे निर्भर करने का मतलब है दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब यहां एक नया और जो हमें देखने को मिलेगा कि कभी कुछ चीजें माइनस में जाएंगी, कभी कुछ चीजें प्लस में जाएंगी, बड़ा मतलब राशियों के हिसाब से, बहुत नई चीज है, थोड़ा सा गौर से समझोगे। मतलब हमें दूरी है, विस्थापन है,
आपने स्पीड सुना होगा, समय सुना, ये सब चीजों को सुना होगा। इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां एक चीज होती है सदिश, मतलब जितनी भी राशियां हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया, एक सदिश है और एक अदिश है। ये सदिश और अदिश क्या होगा? यहां जो दिश शब्द दिया गया है ये मतलब है दिशा। इसका मतलब सदिश की तरफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिशा सहित, और ये हो जाएगा दिशा रहित। मतलब यहां तो हमें दिशा का मतलब है, दिशा मिल रही होगी, यहां दिशा से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है कि जितनी भी राशि होती हैं, हर राशि के पास अपना परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या है कि एक संख्यात्मक मान होगा, और उस संख्यात्मक मान के साथ मात्रक होगा। संख्यात्मक मान और मात्रक कैसे? जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 40। अब 40 को आप क्या मानोगे? किलोमीटर मानोगे, मिनट मानोगे, सेकंड मानोगे, और कोई नई चीज मानोगे। लेकिन अब ये 40 है, पता नहीं क्या हो सकता है, केवल एक संख्या है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ कोई भी मात्रक लिखा तो जो कोई ना कोई राशि बन जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 40 मीटर, तो 40 मीटर लगते ही ये क्या बन गई? एक दूरी बन गई। मतलब अब ये किसी न किसी चीज के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। ये परिमाण हो गया और ये दूरी क्या हो गई? एक राशि हो गई। ऐसे मैंने लिख दिया 40 सेकेंड, ठीक है। तो 40 सेकेंड में 40 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया, सेकेंड क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसका मतलब किसी न किसी चीज का ये परिणाम हो गया। और 40 सेकेंड किसका परिमाण है? समय का, ठीक है। तो सदिश राशि और अदिश राशि में हमें एक बात पता चल गई, सदिश राशि दिशा सहित होगी, अदिश राशि दिशा के बिना होगी। यहां क्या होगा? दिशा सहित होगी, उस दिशा के साथ साथ हमारे पास उस राशि का जिसकी बात हो रही है उसका परिमाण भी होगा। मतलब दिशा प्लस परिमाण दोनों चीज होंगी, और यहां पर क्या होगा? केवल परिमाण होगा, बाकी हमें कोई और चीज से मतलब नहीं है। मतलब मैंने दो बात लिखी, 40 मीटर पूर्व दिशा में, पूर्व में दूरी भी है और दिशा भी है, मतलब परिमाण भी है और दिशा भी है। यहां लिख दिया केवल 40 मीटर। तो ये दोनों बातों में अंतर क्या है? यहां दिशा दी गई है, दिशा से कोई मतलब नहीं, या जहां दिशा दी गई है वो सदिश राशि, जहां दिशा नहीं दी गई है वो अदिश राशि, ठीक है।